Assalamu alaikum. Our class today is for AC circuit again, and this is, I think, our third or fourth class. November 2015, paper is 43, question number 7. A student is, ये वाला question देखिएगा. A student is using a power supply that produces a sinusoidal output. The meters on the supply show that the output voltage V has a RMS value of 14 volt. हमें RMS दिया हुआ है with a frequency of 750 hertz. The variation with time of the output voltage may be represented by the expression this. वैसे फॉर्मूला क्या होता है? V is equal to V naught sin 2 pi ft. ये फॉर्मूला है. ये क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा कि आपकी रीड एंड राइट में होना चाहिए. पहले पार्ट की वर्किंग मैंने स्क्रीन पे शो की है.
इसकी वर्किंग चेक करें। इसकी कैलकुलेशन कर दें, कोई भी कैलकुलेशन करके बता दे। राउंड करके, अच्छा ये है राउंडेड आंसर एक शेयर हो रहा है 4700 और 19.8। हम जो पहला क्वेश्चन ये कर रहे हैं नवंबर 15, पेपर है 43, क्वेश्चन नंबर है 7, उसका है a capacitor with a large capacitance is connected across the terminals of the supply. Suggest and explain why this may lead to a large current from the supply. ये थ्योरी क्वेश्चन है, नवंबर 15 42 का 7। इसकी ईआर मिसिंग आ रही है मेरे पास, तो इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा एग्जामिनर रिपोर्ट कंसल्ट करनी चाहिए। कह रहे कैपेसिटर लार्ज कैपेसिटेंस का लगाएंगे टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस मे लीड टू अ लार्ज करंट। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा रखेंगे तो उसको चार्ज करना पड़ेगा, जैसे बड़ी बैटरी लगाते हैं ना, तो उसको चार्ज तो करना पड़ेगा। अब इसके ये दे रहा है 3 मार्क्स। पहला पॉइंट तो ये है कि कैपेसिटेंस ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है। फिर फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर तुम Q इज इक्वल टू CV को याद रखो तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको ज्यादा करंट देना पड़ेगा, ज्यादा करंट देना पड़ेगा, और ज्यादा करंट देंगे तो ज्यादा चार्ज होगा। ये कैपेसिटर रैपिडली चार्ज होगा, रैपिडली डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हाई कैपेसिटेंस है ना, तो खाली भी उसी स्पीड से हो जाएगा। तो ये इशू आता है जब बड़े कैपेसिटर या बड़े सोर्सेस लगा देते हैं, लेकिन ये जरूरी होता है वरना वो स्मूथिंग नहीं होगी। जून 16 41 का 11, variation with time of the sinusoidal current I in a resistor of resistance 450 ohm is shown in the figure. Use data from 11.1 to determine for the T0 to T30, 0 से 30 तक जाना है, the frequency of the current. तो मेरे ख्याल में ये सिंपल है, टाइम पीरियड किसी तरीके से निकल आए तो उसको इन्वर्स कर देते हैं। टाइम पीरियड को 1 अपॉन करे ना तो फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो ऐसा करो, टाइम पीरियड निकाल दो, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। वैसे तो फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक साइकिल यहां तक पूरा हो रहा है, तो एक साइकिल देखने में जो लग रहा है मुझे, बट नॉट वेरी एक्यूरेट, थोड़ा सा फर्क है। तो फिर एक साइकिल को ऊपर से नोट कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक लेता हूं, ये मुझे लग रहा है एक साइकिल है।
that looks to be one cycle. ये रख लेता हूं टाइम पीरियड। और अगर आप लोग मुझे इसको रीड करके दे दो ना, ये नीचे कहाँ रीड हो रहा है? ये दोनों नंबर रीड करो, और अगर आप रीड करके दे सकती हैं तो रीड कर दें, और मुझे रीड करके बताइएगा। लग ऐसे रहे कि इधर 2.5 है और इधर 17.5 है। It looks to be 2.5 and 17.5। इसको माइनस कर देता हूं। 15 यूनिट है इसकी मिली सेकेंड, 15 मिली सेकेंड। तो 15 इंटू 10⁻³ सेकेंड टाइम पीरियड हो गया, और फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। ये करके फ्रीक्वेंसी निकाल दो। निकालें, आंसर शेयर करें। ये आंसर 2 सिक फीट पर आ रहा है, 67 हर्ट्ज। द मीन करंट। अब ये जरा ट्रिकी पार्ट है, मीन करंट कैसे निकलेगा? मीन का मतलब है एवरेज। अब अगर आप एक साइकिल लेते हैं, जब आप एक साइकिल लेते हैं फॉर टाइम 0 till 30, 0 till 30 में एग्जैक्टली वही वापस आ गया ना जहां से चला था। तो ऐसा लग रहा है एक साइकिल और 2 साइकिल है, एग्जैक्टली 2 साइकिल हो रहे हैं। ये जो टाइम दे रहा है ना, इसका मतलब है एग्जैक्टली 2 साइकिल। जब 2 साइकिल किसी चीज के लोगे, ऐसे लिया तुमने एक और फिर 2, तो अगर तुम 2 साइकिल लोगे तो गौर से देखो कि ये तो जितना प्लस है उतना माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 0। द RMS वैल्यू। ये फॉर्मूला है। अब RMS जो है वो ये वैल्यू ले रहा है। अब इसमें देखो कि पीक करंट कहां तक है, पीक करंट की वैल्यू निकाल लो। इसकी कैलकुलेशन कर दो। अच्छा, पॉइंट कंप्लीट करो इसको।
द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। एनर्जी के हमने ओ लेवल में बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े थे, लेट्स रिकॉल। क्यू वी होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है, वी आई टी होता है, और आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। इनमें से हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई लगाना है या क्या करना है, वो जरूर आप पहले चेक कर लो। लेकिन ये ख्याल रखना कि पिछले पार्ट में उसने IRMS कैलकुलेट करवाया है। एनर्जी डिसिपेटेड के लिए सबसे सूटेबल फॉर्मूला ये है, लेकिन एनर्जी का RMS तो नहीं होता, लेकिन एनर्जी का मीन तो बनेगा, क्योंकि है तो AC सर्किट ना, तो एनर्जी का मीन बनेगा। हाँ, करंट का RMS होता है। ये इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि जब तुम फॉर्मूला ओ लेवल का लाओगे तो वो तो तुम्हें याद होगा, लेकिन करंट सॉरी एनर्जी और पावर में मीन रहता है, बाकियों में RMS आ जाता है। और RMS टाइम में तो आ नहीं सकता, टाइम का तो कोई एवरेज नहीं करते, और R हम एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस दी हुई है 450। अब टाइम कौन सा रखूं? जो पूरा साइकिल है जिसमें ये ड्यूरेशन हुई है, लेकिन वो मिली सेकेंड में है। इसकी कैलकुलेशन कर दो। ये राउंड करके 3.8 जूल है। चलो अब देखो, जून 16 पेपर 42, जून 16 42 और 11। A bridge rectifier contains four ideal diodes A, B, C, and D as shown. The output of the rectifier is connected to a load L of resistance 2.4 kilo ohm. अब इसमें आपको देखना ये है, the variation with time of the potential, अच्छा सॉरी, mark with the letter P the positive terminal of the load। इसमें वही करंट वाला रास्ता ढूंढने का काम है ना, करंट को यहां से लाओ, यहाँ पहुंचा तो इस वाले डायोड से गुजरेगा, वहां से फिर नीचे उतरेगा, उधर तो रिवर्स है ना, और यहां से करंट जो है वो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और यहाँ पहुंचकर फिर नीचे जाएगा ऐसे, फिर यहां से आएगा, और ये करंट ने अपना साइकिल पूरा कर लिया।
फिर उधर से लेकर आते हैं दूसरी तरफ से, लेट्स ट्राई फ्रॉम द अदर साइड। अब करंट को ना मैं यूं लाता हूं, ऐसे लाऊंगा, ऐसे लाएंगे, यूं इस वाले से गुजरेगा, रेड मैंने इसको रेड कर दिया, और इसी लाइन में आएगा, यूं ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, इससे वैसे ही गुजरेगा, फिर इसमें आएगा, यहाँ अब की बार ऊपर जाएगा, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, दो दो लाइनें बन गई ना। तो रेजिस्टर में हमेशा ऊपर की तरफ होगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखो और से देखना है। The output of the rectifier is connected to a load. The variation with time of the PD V across the input to the rectifier is shown. ये इनपुट वोल्टेज है। कैलकुलेट द आरएमएस करंट। अब आरएमएस जो होता है ना, उसका फॉर्मूला फिक्स है, बस आप फॉर्मूला याद कर लो, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। अब आप क्या करो कि आई अंडर रूट टू जो है ना, मतलब आई नॉट जो है पीक वोल्टेज, वो निकाल लो, वो तुम देखोगे तो ये है 6। The PD across the load is to be smooth using a capacitor. कैपेसिटर यूज करके आप इसका वोल्टेज जो है वो स्मूथ करना चाहते हैं। ड्रॉ द सिंबल फॉर अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू प्रोड्यूस स्मूथिंग। कैपेसिटर हमेशा ना पैरेलल में लगते हैं, तो हमें यहाँ कैपेसिटर दिखाना है। मैं इसको रब करता हूँ। जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगेगा, ये आपको याद रखना है। कैपेसिटर ऐसे लग गया, देखो ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर हमेशा लगेगा पैरेलल में। द मिनिमम OPD across the load with the smooth capacitor connected is this. ये है मिनिमम वोल्टेज। स्केच द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द PD across the load L। अब ये जरा ट्रिकी पार्ट लग रहा है। हमने वो तो बना दिया सिंबल, अब वो कह रहे हैं मिनिमम पीडी अक्रॉस द लोड विद द स्मूथिंग कैपेसिटर इज 3 वोल्ट। क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में लगा है तो वोल्टेज में अब दोनों बराबर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि उस पर 3 वोल्ट है। अब मसला ये है कि हमारा तो ये गया हुआ है 6 वोल्ट तक। तो पहले ऐसा करते हैं कि इसको हम फुल वेव कर देते हैं। वो पहले रेक्टिफायर भी तो घुसा हुआ है ना,
तो पहले रेक्टिफायर को सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ड्राइंग इशू है मेरे पास, लेकिन आई विल ट्राई कि ये हो जाए। क्योंकि पीडीएफ है तो ये पहले मैंने फुल वेव रेक्टिफाइड कर दिया। और अब 3 कहाँ पर होगा? 3 है यहाँ पर, देखो ये 3 है, इसको ना नीचे 3 तक लाना ऐसे, और ये भी ऐसे 3 तक आएगा, ये भी ऐसे 3 तक आएगा। वो स्मूथिंग हो रही है ना, ऐसे आ जाए। अगर आप इसको एक्यूरेट बनाएंगे तो उसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी है, क्योंकि आप इसके मार्क्स देखेंगे तो मार्क्स ज्यादा है, मार्क्स 3 है। तो रेक्टिफायर भी लगा हुआ है, अगर आप देखें तो ब्रिज रेक्टिफायर बैठा हुआ है, तो ब्रिज रेक्टिफायर तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है ना, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर दो और साथ में ना स्मूथिंग कर दो, दोनों चीजें एक साथ कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। दिस इज टॉपिक है एसी सर्किट। तो ये हम क्लास को यहाँ रोक रहे हैं। दिस इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।